वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल द स्टडी टारगेट। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के पार्ट नंबर 3 का। ये पार्ट नंबर 3 है। यहाँ पे आप लोगों को मैं क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 100 तक कवर कराने वाला हूँ। इस पार्ट में आप लोगों का MCQ कराया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीएड का एग्जाम 24 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जिन बच्चों को इन सारे क्वेश्चंस की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलिए ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। और इस वीडियो को अगर आप कम से कम 2 बार देख लेते हैं तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर हो जाएंगी और सब कुछ मिल जाएगा। ये यूनिट 2 का है, किसी किसी बुक में यूनिट 4 में दिया हुआ है, बट ये यूनिट 2 हम लोग यहाँ पे देखें। यहाँ पे देखें, पहला क्वेश्चन है बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है। तो बच्चों का प्रथम अध्यापक, सबसे पहले बच्चा जब पैदा होता है तो उसका प्रथम अध्यापक कौन होता है? शिक्षक तो बाद में होगा, पर्यावरण बाद में होगा, उसका चेतन मन ये सब तो बाद में आता है ना। तो पहला अध्यापक कौन होता है? माता पिता। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल जो पुरस्कार मिला था उसके लिए किसके लिए मिला था? गीतांजलि उन्होंने लिखा था, उसी के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे उनका आंसर हो जाएगा। ठीक है। विश्व भारती की नींव कब रखी गई? इसको याद रखिएगा, विश्व भारती की नींव 1901 में रखी गई, 1901 में रखी गई। शांति निकेतन को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जो शांति निकेतन है उसी को विश्व भारती के नाम से जाना जाता है, इसको आप याद रखिएगा। शांति निकेतन को विश्व भारती के नाम से जाना जाता है और इसकी नींव 1901 में रखी गई थी, इसको ध्यान में रखिएगा। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या है? तो इसको याद रखिएगा, जो स्वामी विवेकानंद हैं इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी को। ठीक है, 12 जनवरी को इनका जन्म हुआ था और 12 जनवरी को आपको याद होगा इन्हीं के जन्म दिवस पे राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है 12 जनवरी को। ठीक है, 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था कोलकाता में। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इनका जो बचपन का नाम था इनका नरेंद्र नाथ दत्त। तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में किस वर्ष भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में 11 सितंबर 1893 को भाग लिया था। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की नींव किसने रखी थी? तो इसको याद रखिएगा, रामकृष्ण और रामकृष्ण यानी मठ और मिशन दोनों की नींव रखी थी स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद संस्थापक हैं, तो इसको याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद वेदांत सोसाइटी और अद्वैत आश्रम के संस्थापक हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस, अभी मैंने बताया था राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को मनाया जाता है और एक कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। ये आपको याद होना चाहिए, रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु जी का नाम था। स्वामी विवेकानंद किस दर्शन को मानते थे? तो स्वामी विवेकानंद वेदांत दर्शन को मानते थे और वेदांत दर्शन में कितने रूप होते थे? 3 रूप होते थे। ठीक है, वेदांत में 3 रूप होते थे, यानी आपको याद रखना है स्वामी विवेकानंद वेदांत दर्शन को मानते थे और वेदांत दर्शन के कितने रूप होते थे? 3 रूप होते थे। तो यहाँ पे देखें वेदांत के कितने रूप हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, 3। स्वामी विवेकानंद जी ने भौतिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए कौन सी विधियों का समर्थन किया? ठीक है, तो उसके लिए दोनों प्रकार का जो सर्वोत्तम साधन था, साधन देखिए, अगर साधन पूछेगा कि मतलब भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए किस साधन, कौन सा साधन को इन्होंने सर्वोत्तम माना था, तो अगर साधन की बात करेगा तो साधन में बताइएगा कि योग वाले साधन को इन्होंने सर्वोत्तम माना था। बट अगर विधियों की बात करेगा तो विधियों वाले में आपका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष अनुकरण। तो इसको याद रखेंगे, कौन सी विधियों का समर्थन किया था? प्रत्यक्ष अनुकरण का। अगर साधन की बात करेगा तो साधन के लिए योग आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद जी ने भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन माना था, तो इसके लिए मैंने बताया था योग इसका आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जीवन का लक्ष्य क्या है? स्वामी विवेकानंद के अनुसार जीवन का लक्ष्य है आत्मानुभूति। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, आत्मानुभूति। विवेकानंद ने शिक्षा को माना है, विवेकानंद ने शिक्षा को बाल केंद्रित माना है, शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम केंद्रित नहीं,
बाल केंद्रित माना हुआ है। क्लियर है। किसके अनुसार शिक्षा अनुभव के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है? तो ये तो पहले ही क्वेश्चन आ चुका है। जॉन डीवी के अनुसार, जॉन डीवी ने कहा था कि शिक्षा अनुभव के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। ठीक है, जॉन डीवी। ड्यूवी के अनुसार शिक्षा की सर्वोत्तम विधि आधारित होनी चाहिए। शिक्षा की सर्वोत्तम विधि क्या होनी चाहिए? स्वयं करके सीखना। स्वयं करके सीखना। ड्यूवी ने बोला था शिक्षा की सर्वोत्तम विधि किस पे आधारित होनी चाहिए? स्वयं करके सीखिए, ये इस पर आधारित होनी चाहिए। प्रोजेक्ट प्रणाली का निर्माण किसने किया था? प्रोजेक्ट प्रणाली का निर्माण किया था किलपैट्रिक ने। ठीक है, प्रोजेक्ट प्रणाली का निर्माण किसने किया था? किलपैट्रिक ने। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डेमोक्रेसी और एजुकेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ड्यूवी है। इनको आपको याद रखना है। जॉन ड्यूवी का दार्शनिक चिंतन है यथार्थवादी। ठीक है, जॉन ड्यूवी का दार्शनिक चिंतन क्या है? यथार्थवादी। क्लियर है। जॉन ड्यूवी के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया होनी चाहिए। जॉन ड्यूवी के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? बाल बाल एंड योजना केंद्रित। इसका आंसर हो जाएगा बाल एंड योजना केंद्रित। ड्यूवी ने किस वर्ष शिकागो विश्वविद्यालय में प्रयोगात्मक स्कूल की स्थापना की थी? ड्यूवी ने किस वर्ष शिकागो विश्वविद्यालय में प्रयोगात्मक स्कूल की स्थापना की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1896 में। द रिपब्लिक एंड द लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रिपब्लिक एंड द लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो। प्लेटो ने ज्ञान के कितने प्रमुख स्रोत बताए हैं? प्लेटो ने ज्ञान के 3 प्रमुख स्रोत बताए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। प्लेटो दार्शनिक था। प्लेटो आदर्शवादी दार्शनिक था। इसको याद रखिएगा, प्लेटो आदर्शवादी दार्शनिक था। वह प्रथम शिक्षा शास्त्री जिन्होंने पाश्चात्य शिक्षा के इतिहास में पाठ्यचर्या के विषय में व्यवस्थित विचार व्यक्त किए हैं। कौन था? ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? प्लेटो। ठीक है, प्लेटो की बात हो रही है। प्लेटो ऐसा शिक्षा शास्त्री था जिन्होंने पाश्चात्य शिक्षा के इतिहास में पाठ्यचर्या के विषय में व्यवस्थित विचार व्यक्त किए हैं। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में डाइलेक्ट्रिक को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। डाइलेक्ट्रिक को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, एक किसने बोला? प्लेटो ने। ठीक है, इनमें से कौन सी रचना प्लेटो की नहीं है? तो देखिए, इनमें से कौन सी रचना प्लेटो की नहीं है? क्रीटो प्लेटो की रचना है। सोफिस्ट भी प्लेटो की रचना है और अपोलोजी भी प्लेटो की रचना है। कौन सा नहीं है? हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स ये प्लेटो की रचना नहीं है। इसको आपको याद रखना है। प्लेटो को दर्शन का पोप किसने कहा है? प्लेटो को दर्शन का पोप किसने कहा है? कैटलिन ने। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को कितने स्तरों में विभक्त किया है? प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को 2 स्तरों में विभक्त किया है। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। प्लेटो ने शिक्षण विधियों में सर्वश्रेष्ठ किसको माना है? प्लेटो ने शिक्षण विधियों में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना है वाद विवाद विधि को। वाद विवाद विधि को। ठीक है। प्लेटो किस प्रकार के शासन का विरोधी था? प्लेटो किस प्रकार के शासन का विरोधी था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दंड विधान पुरस्कार। नहीं नहीं, मुक्त्यात्मक अनुशासन। ठीक है। रूसो ने किस प्रकार की शिक्षण विधियों पर बल दिया? रूसो ने किस प्रकार की शिक्षण विधियों पर बल दिया? तो ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग, प्रत्यक्ष अनुभव। रूसो ने शिक्षा को माना है, रूसो ने शिक्षा को बाल केंद्रित माना है, बालक केंद्रित माना है। रूसो ने निश्चयात्मक शिक्षा को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है रूसो ने निश्चयात्मक शिक्षा को। रूसो ने मानव विकास को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? रूसो ने मानव विकास को 4 भागों में वर्गीकृत। रूसो बच्चों के किस प्रकार शासन के समर्थक थे? रूसो बच्चों के किस प्रकार शासन के समर्थक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र अनुशासन सही है, सार्थक अनुशासन ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। निदेशात्मक शिक्षा की कितनी देन है? निदेशात्मक शिक्षा की किसकी देन है? निदेशात्मक शिक्षा की किसकी देन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूसो की देन है। शिक्षा की दृष्टि से रूसो की सर्वप्रसिद्ध रचना है। शिक्षा की दृष्टि से अगर देखेंगे तो रूसो की सर्वप्रसिद्ध रचना हो जाएगी एमिल। तो इस तरह से मैंने आपको 100 तक कवर करा दिया है। इसके बाद वाले 121 से लेकर के 126 तक आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में मिल जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड करके इसको एक बार फिर से देख सकते हैं। बट देखने से पहले अगर आप वीडियो 2 बार विजिट कर लेते हैं, उसके बाद जब वहाँ पे आप पीडीएफ को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स।